तो आज की इलेक्ट्रिसिटी की क्लास में हम लोगों को कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस बिगिन करना है। रेजिस्टेंसेस का यहाँ पे बाय डिफॉल्ट मतलब रजिस्टर है, याद रखिएगा, क्योंकि रेजिस्टेंसेस हम यूज कर देते हैं वर्ड कई बार रजिस्टर्स के लिए, लेकिन जब हम पूरे ब्रॉड सेंस में काम करते हैं तो रेजिस्टेंस एक प्रॉपर्टी है, रजिस्टर एक डिवाइस है। तो यहाँ पे या तो आप रजिस्टर्स लिख लें या रेजिस्टेंसेस लिखा हुआ है तो आप इसका बाय डिफॉल्ट मतलब समझ लें। अब इसका सीरीज में होने का मतलब क्या है ये मैं समझाऊंगा और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से इनको सीरीज में कंबाइन करते हैं। पर उससे पहले हम लोग होमवर्क के क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन होमवर्क का। अब आपको मैं ये बात क्लियर कर दूं कि रेजिस्टेंस आपका लेंथ पे डायरेक्टली डिपेंड करता है और रेजिस्टेंस आपका एरिया पे इनवर्सली डिपेंड करता है, और इसीलिए यदि इन दोनों को मिलाया जाए तो रेजिस्टेंस आपका लेंथ ओवर एरिया पे डिपेंड करता है। और यदि प्रोपोर्शनलिटी को हटाएं तो R इज इक्वल टू होता है रो टाइम्स L डिवाइड बाय A, या फिर रो निकल के आ सकता है R मल्टीप्लाइड बाय A ओवर L। तो सबसे पहले तो मेरा सजेशन आप लोगों को यही है कि ये आप इतना याद कर लें और ये पूरा न्यूमेरिकल या डेरिवेशन कैसे आया ये आप समझ लें। पिछली क्लास में भी पूरा डिराइव कराया गया है और आज की क्लास में भी मैंने ये समझा दिया, क्योंकि इसी का एप्लीकेशन हम कर रहे हैं जो होमवर्क के 2 क्वेश्चन है। चलिए होमवर्क का पहला क्वेश्चन, इसको सॉल्व करेंगे, डिटेल से एनालाइज करेंगे। तो सोल्यूशन में सबसे पहले तो लेंथ कैपिटल L था इनिशियली, तो इनिशियली आपके पास वायर की लेंथ कैपिटल L थी, इनिशियली आपके पास रेजिस्टेंस कैपिटल R था। तो इनिशियली आपके पास क्या हुआ होगा, तो आपको R मिला होगा, लेट से R ही मिला, और ये रो तो बदलता नहीं है मटेरियल का, L ओवर A मिला होगा। इनिशियल कंडीशन में ये आपको R मिला, ठीक है। अब सेकंड कंडीशन में क्या हुआ है, इट इज स्ट्रेच टू लेंथ इज डबल्ड, लेंथ को स्ट्रेच करके डबल कर दिया गया और एरिया जो है क्रॉस सेक्शन वो हाफ हो गया, ठीक है। ऐसा करने से जो नया R मिलेगा उसको लेट से R डैश बोल देते हैं। ये क्या मिलेगा, रजिस्टिविटी नहीं बदलती मटेरियल की लेंथ और एरिया से, तो ये यही रहेगी। लेंथ जरूर 2L हो गया है और एरिया जरूर A/2 हो गया है। इस 2 को मैं ऊपर भेज देता हूं, तो मेरा नया रेजिस्टेंस आ गया है 2 to the 4 टाइम्स रो L बाय A, और रो L बाय A को इस पूरे पोर्शन को मैं लिख सकता हूं फर्स्ट से, फ्रॉम फर्स्ट क्या लिख सकता हूं, फ्रॉम फर्स्ट में इसको लिख सकता हूं कैपिटल R। तो R डैश मेरा 4 टाइम्स R आ गया है। तो रेजिस्टेंस किस तरीके से चेंज हुआ है, 4 टाइम्स हो गया है। तो रेजिस्टेंस के चेंज का मैंने आंसर बता दिया आपको। तो हाउ विल इट्स रेजिस्टेंस चेंज, इट विल बिकम 4 टाइम्स। एंड हाउ विल इट्स रेजिस्टिविटी चेंज, नो चेंज इन रेजिस्टिविटी। क्यों भाई, क्योंकि रेजिस्टिविटी केवल और केवल टेम्परेचर पे डिपेंड करती है, जबकि रेजिस्टेंस लेंथ और एरिया पे डिपेंड करता है। तो आज की क्लास में ये भी आपको, इस क्वेश्चन से आपको ये भी क्लियर हो गया कि रेजिस्टेंस इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ अ मटेरियल, वेयर एज रेजिस्टिविटी इज अ कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ अ मटेरियल। क्यों, क्योंकि रेजिस्टेंस एक ऐसा फैक्टर है, एक ऐसा प्रॉपर्टी है जो टेम्परेचर के साथ साथ डायमेंशन, लेंथ और एरिया पे भी डिपेंड करता है, जबकि रेजिस्टिविटी एक ऐसा पैरामीटर है जो सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, लेंथ और एरिया बदलने से इस पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसीलिए ये कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है। तो ये आप समझ लें, एक लॉजिकल क्वेश्चन भी था। रेजिस्टेंस तो 4 टाइम्स हुआ है लेकिन रेजिस्टिविटी में कोई चेंज नहीं आया है, तो रेजिस्टिविटी में आप लिखेंगे नो चेंज इन रेजिस्टिविटी, ठीक है। ये पहला क्वेश्चन था जो मैंने होमवर्क में आपको दिया था। चलिए होमवर्क का सेकंड क्वेश्चन करते हैं। तो एक आपके पास एल्यूमिनियम रॉड है, ठीक है। अब स्क्वायर क्रॉस सेक्शन का मतलब यही है कि क्रॉस सेक्शन इसका कैसा है। स्क्वायर क्रॉस सेक्शन का मतलब आप बताएं क्या होना चाहिए। स्क्वायर क्रॉस सेक्शन का मतलब होना चाहिए कि इसके अभी तक जब तक कोई क्रॉस सेक्शन नहीं बोला जा रहा था, जब तक कोई क्रॉस सेक्शन नहीं बोला जा रहा था तब तक हम क्रॉस सेक्शन क्या मान रहे थे, स्क्वायर नहीं मान रहे थे, हम सिलिंड्रिकल क्रॉस सेक्शन मान रहे थे। और सिलिंड्रिकल क्रॉस सेक्शन मान के एरिया का फॉर्मूला क्या लगा रहे थे, पाई R स्क्वायर से हम एरिया निकाल रहे थे। लेकिन इसमें साफ साफ बोला है कि क्रॉस सेक्शन कैसा है,
स्क्वायर टाइप का क्रॉस सेक्शन है, और यदि क्रॉस सेक्शन स्क्वायर टाइप का है, इस टाइप का है, तो क्या करना होगा? लेंथ तो 1.3 मीटर है, लेंथ तो 1.3 मीटर है। ये एक प्रिज्म की तरह बिहेव करने वाली वायर है। इसका यदि आपको 2.6 mm क्या दिया हुआ है, ये एक तरीके से देखो आप, तो ये आपको इसकी पूरी थिकनेस दे दिया है, और ये थिकनेस ही एक्चुअल में आपको क्या देगा? इस पूरे स्क्वायर का साइड देगा। लेकिन ये mm में है, इस साइड को मैं mm की जगह एज बोल देता हूं। लेंथ कितना दिया है? लेंथ तो मुझे साफ साफ दिया है 1.3 मीटर, लेकिन ये जो मुझे थिकनेस दिया है इसे मैं t बोल देता हूं। ये थिकनेस मुझे दिया है 2.6, और 1 mm का मतलब आपको पिछली क्लास में बताया गया है, सबसे बड़ी यूनिट किलोमीटर है, लेकिन छोटे से हम बड़ा चलें तो मिलीमीटर, सेंटीमीटर, फिर डेसीमीटर, फिर मीटर, फिर बच्चों डेकामीटर, फिर हेक्टोमीटर, और लास्ट में जाके आपको मिलता है किलोमीटर। तो यदि आप मिलीमीटर से शुरू होकर मीटर तक जा रहे हो तो कितना नीचे जा रहे हो? 1 2 3 नीचे जा रहे हो, यानी 1 में डिवाइड करके कितने जीरो लगाओगे? नीचे 3 जीरो लगाओगे, और इस तरीके से आप 1 mm को किस में बदल पाओगे? मीटर में बदल पाओगे। किसे? 1 mm को। ऐसे 1 mm को मीटर में बदलोगे, यानी 1 mm में कितने मीटर? 10⁻³ मीटर होता है। ये थिकनेस हो गई। ये थिकनेस ही क्या है? एज है, यानी ए है। तो एरिया क्या होगा? ए का स्क्वायर, यानी 2.6 इंटू 2.6, और 10⁻³ भी 2 बार इंटू होगा, तो ये आ जाएगा 10⁻⁻6, और ये क्या होगा? मीटर स्क्वायर। 2.6 इंटू 2.6 ये 676 होता है, 26 का स्क्वायर, तो ये 6.76 आ जाएगा, और ये होगा 10⁻⁻6 मीटर स्क्वायर। ये एरिया आ गया मेरे पास, और ऑलरेडी लेंथ मुझे पता है 1.3 मीटर। और क्या पता है भाई? इसमें रेजिस्टेंस हमें बताना है। रॉड एल्यूमिनियम की है, ये बात ध्यान रखना। इस एल्यूमिनियम की रॉड होने के कारण इसकी रेजिस्टिविटी हमें पता है, और रेजिस्टिविटी आपको नहीं पता तो आप टेबल जरूर देख लेना, या एग्जाम में लिखा होगा, गिवन होगा ये, ठीक है। मैंने ये इसलिए नहीं दिया था क्योंकि मैं चाह रहा था कि आप टेबल से देख लो, बोला हालांकि नहीं था मैंने, पर ये टेबल में नहीं होगा तो आपके पास टेबल यदि या तो आपको टेबल दी जाएगी, या तो फिर आपको एग्जाम में किनारे लिख देगा कि रो एल्यूमिनियम इज इक्वल टू होता है 2.75 इंटू 10⁻⁻8 ओम मीटर। ये आपको मेंशन होगा प्यारे बच्चों। तो चलिए, रेजिस्टिविटी भी मेंशन है। अब निकालना क्या है? हमें आर निकालना है, ये गिवन है, ठीक है। आर निकालना है। आर होता है रो की वैल्यू रख दो 2.75 इंटू 10⁻⁻8 ओम मीटर रो। एल कितना दिया है? एल दिया है हमें साफ 1.3 रो एल ओवर ए कितना दिया है? 6.76 इंटू 10⁻⁻6, ठीक है। अब जो कटे काटो, और ये ओम में आपका आंसर आने वाला है। 10⁻⁻6 से 10⁻⁻8 को काटोगे तो बचेगा 10⁻⁻2, ठीक है। इसके बाद जो बचा उसको मल्टीप्लाई कर लो, तो 5 ये डिवाइड कर लो, मल्टीप्लाई कर लो, तो 5.29 इंटू 10⁻⁻3 आएगा ये पूरा। अब मैं आप पे छोड़ रहा हूं कि आप इसे सॉल्व करें और ये आंसर आप निकाल लें। ये ओम में आंसर आपका आया है। दिस इज द रेजिस्टेंस ऑफ एल्यूमिनियम वायर दैट ऑफर्ड बाय एल्यूमिनियम वायर, ठीक है। तो उम्मीद है आप समझ गए होंगे। तो ये दोनों क्वेश्चन आपने कर लिया जो होमवर्क में दिया था। आप चेक कर लें कि आपका आंसर यही आया था कि नहीं। अब मैं करवाता हूं आज का टॉपिक, और ये आज का टॉपिक है सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। और इस सीरीज कॉम्बिनेशन का मतलब क्या है, पहले तो मैं ये क्लियर कर दूं। सीरीज कॉम्बिनेशन का मतलब क्या है? पहले तो रेजिस्टेंसेस का मतलब ही यहां पे रजिस्टर है, ये लिख लो आप, ठीक है। जब हम रजिस्टर को अलग पढ़ेंगे तो रेजिस्टेंस प्रॉपर्टी होता है, रजिस्टर डिवाइस होता है, पर यहां पे रेजिस्टेंसेस रजिस्टर्स के लिए ही लिखा गया है। तो रजिस्टर्स डिनोट कैसे होते हैं? इस तरीके से, पहले थोड़ा सा उठाओ, फिर ये पूरा ऐसे जाने देते हैं, और लास्ट में ये रजिस्टर होता है।
इसका ये एक पहला टर्मिनल है, पहला एंड है, ये इसका दूसरा एंड है। यदि इसी तरीके से एक रजिस्टर यहां से आप और ले लो इस तरीके से, यानी एंड को एंड से कनेक्ट करके आप दूसरा रजिस्टर ले लो। ऐसे ही एक तीसरा रजिस्टर यहां से एंड को एंड से कनेक्ट करके आप ले लो। तो ये कॉम्बिनेशन यदि ये 3 रेजिस्टेंस का आपने कर दिया, R1, R2 और R3 का, और कनेक्शन कैसे किया है, एंड से एंड में कनेक्ट किया है, तो ये सीरीज कॉम्बिनेशन कहलाता है। जबकि यदि आप एक एंड फिक्स कर दो और इसी एंड से आप पहला रेजिस्टेंस निकालो, इसी एंड से आप दूसरा रेजिस्टेंस निकालो, और फिर एक ही कॉमन एंड पे इन दोनों का एंड जोड़ दो, यानी एक ही कॉमन एंड से सभी रेजिस्टेंस का निकलना होगा और एक ही कॉमन एंड से सभी रेजिस्टेंस का मिलना होगा। तो ऐसे केस में रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन कहलाता है पैरेलल। लेकिन आज हम पैरेलल कॉम्बिनेशन नहीं पढ़ रहे, आज हम पढ़ रहे हैं सीरीज कॉम्बिनेशन। तो क्या होता है सीरीज कॉम्बिनेशन? व्हेन रजिस्टर्स आर कनेक्टेड एंड टू एंड, मतलब इस रजिस्टर का जो टर्मिनल है, सेकंड टर्मिनल है, यानी दूसरा टर्मिनल है, जिसे एंड टर्मिनल बोल सकते हैं, वो दूसरे रजिस्टर के लिए इनिशियल टर्मिनल है, बिगिनिंग का टर्मिनल है। किसके लिए? दूसरे रजिस्टर के लिए। तो एंड टर्मिनल ऑफ फर्स्ट रजिस्टर बिकम इनिशियल टर्मिनल ऑफ सेकेंड रजिस्टर एंड वाइस वर्सा। ठीक है, तो इस तरीके का कॉम्बिनेशन जब रजिस्टर्स एंड टू एंड कनेक्टेड हो क्या कहलाता है? एक सीरीज कॉम्बिनेशन कहलाता है। और रेजिस्टेंस के कॉम्बिनेशन जनरली कितने प्रकार के हो सकते हैं? एक रेजिस्टेंस के कॉम्बिनेशन हम 2 तो लेते ही है, तीसरा भी हो सकता है। एक कॉम्बिनेशन रेजिस्टेंस का होता है सीरीज कॉम्बिनेशन, जिसमें मैंने अभी बताया कैसे कनेक्शन होगा। दूसरा कॉम्बिनेशन होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन, जो आप यहां पे ऑब्जर्व कर रहे हो। इस पैरेलल कॉम्बिनेशन में रेजिस्टेंसेस इस तरीके से कनेक्ट होते हैं कि सभी का इनिशियल टर्मिनल सेम हो, सभी का एंड टर्मिनल सेम हो। तीसरा कॉम्बिनेशन रेजिस्टेंसेस का प्यारे बच्चों मिक्स्ड हो सकता है, जिसमें कुछ रजिस्टर सीरीज वाले लगे हों और कुछ रजिस्टर्स पैरेलल वाले भी लगे हों। तो ऐसा कॉम्बिनेशन सर्किट क्या कहलाएगा? मिक्स्ड कॉम्बिनेशन सर्किट कहलाएगा। तो इस तरीके के सर्किट हमें देखने को मिल सकते हैं। मैंने एक प्रैक्टिकल एग्जांपल आपको दिखाया है। कुछ बल्ब्स या कुछ आप ऐसी लाइटनिंग आप दीपावली के टाइम भी करते हो और घर में फेस्टिवल्स के टाइम भी करते हैं, और कोई भी यदि आप जनरल कोई भी आप कार्यक्रम करते हो तो भी ऐसी लाइटनिंग जनरली हम करते हैं, जिसमें आप पूरे घर को चमकाने का प्रयास करते हो। तो वहां पे जो आप लाइटनिंग देखते हो वो एंड टू एंड ही कनेक्टेड है। देखो, ये इसका टर्मिनल है, इनिशियल टर्मिनल, ये इसका है फाइनल टर्मिनल, ये इसका है इनिशियल टर्मिनल। तो सेकंड रजिस्टर का, बल्ब भी रजिस्टर ही तो होते हैं, ये बल्ब भी तो रजिस्टर ही है। तो बल्ब का, फर्स्ट बल्ब का जो एंड टर्मिनल है वो सेकंड बल्ब का इनिशियल टर्मिनल बन गया। दोनों जुड़ गए ना, यानी दोनों एक टर्मिनल बन गए। तो इस तरीके से जब कनेक्शन आप देखते हो तो ये क्या कहलाता है? सीरीज। तो यहां पे एक सीरीज कॉम्बिनेशन का एग्जांपल आप देख सकते हो। दोनों बल्ब जल रहे हैं, यदि बाय द वे ये बल्ब फ्यूज हो गया, यहां से वायर कट गई किसी कारण से, ये फ्यूज हो गया या तो फ्यूज हो गया, तो ये जलना बंद होगा तो ये भी जलना बंद हो जाएगा। क्योंकि यदि यहां से ये कट गया यानी करंट फ्लो होना रुक गया। क्योंकि सर्किट में यदि कहीं भी कट आ जाता है तो करंट फ्लो होना रुक जाता है, और यदि करंट फ्लो होना इसमें रुक गया तो करंट फिर यहां भी नहीं जा पाएगा, क्योंकि वायर कट गई है। इसीलिए सीरीज कॉम्बिनेशन का यूज हम डोमेस्टिक सर्किट में नहीं कर पाते हैं या नहीं करते हैं। हम घर में बाहर लगा रहे हैं कुछ समय के लिए और डेकोरेशन के पर्पज से लाइटनिंग कर रहे हैं, तो डेकोरेटिंग लाइट हम लगा सकते हैं सीरीज में। लेकिन यदि हम घर में फैन लगा रहे हैं, रेफ्रिजरेटर यूज कर रहे हैं, एसी यूज कर रहे हैं और भी गीजर यूज कर रहे हैं, तो इनको कभी भी सीरीज में हम नहीं लगाते हैं, इन्हें हमेशा पैरेलल में ही लगाया जाता है। तो ये भी आज याद रखो कि डोमेस्टिक सर्किट इज ऑलवेज आप कह सकते हो कि अरेंज्ड इन पैरेलल फॉर्म। ठीक है, डोमेस्टिक सर्किट हमेशा पैरेलल फॉर्म में ही अरेंज की जाती है। ठीक है, तो क्यों की जाती है इसका रीजन भी समझ में आ गया है। पहला रीजन, यदि एक बल्ब किसी कारण से फ्यूज हुआ तो पूरे सर्किट ही क्या हो जाएगा? गड़बड़ हो जाएगा। दूसरा बल्ब सही है तो भी नहीं जलेगा। क्यों? क्योंकि सर्किट यहां पे क्या हो गया? सर्किट यहां पे क्या हो गया? एक तरीके से आप कहोगे कि टूट गया। या तो फिर इस बल्ब को फेंक के इन दोनों को जोड़ो, तब ये बल्ब जलना शुरू होंगे, अदरवाइज ये पूरा सर्किट बेकार हो जाएगा।
तो कभी भी यदि आप देखते हो शादियों वगैरह में भी जो बल्ब जो लाइट्स लगी होती है ना छोटी छोटी, उनमें यदि कहीं एक लाइट गड़बड़ होती है तो पूरी लाइट वहां की गड़बड़ हो जाती है, फिर उसको निकाल के जोड़ना पड़ता है। तो कुछ आप शायद ऐसा ऑब्जर्व भी कर चुके होंगे। ठीक है, तो चलिए सीरीज कॉम्बिनेशन हम लोग शुरू करते हैं आज की क्लास में। सीरीज कॉम्बिनेशन की मैंने सबसे पहले डेफिनेशन प्रेजेंट की है कि व्हेन रजिस्टर्स आर ज्वाइंड फ्रॉम एंड टू एंड दे आर सेड टू बी इन सीरीज कॉम्बिनेशन। तो आप यहां पे देख सकते हो कि इसका जो प्रथम ये इनिशियल एंड है, इसका ये सेकेंड एंड है। तो इनिशियल आप टर्मिनल बोलो, ये इनिशियल टर्मिनल है, ये इसका फाइनल टर्मिनल है। तो इस फर्स्ट रजिस्टर का फाइनल टर्मिनल सेकेंड रजिस्टर के इनिशियल टर्मिनल के साथ जुड़ गया है। तो जब भी ऐसा हम करेंगे एंड टू एंड जोड़ने का काम, तो उसको हम सीरीज कॉम्बिनेशन बोलते हैं। यहां आप देखो तो ये इसका इनिशियल टर्मिनल है, ये इसका फाइनल है, इसका फाइनल और सेकंड का इनिशियल दोनों जुड़ गए। इसी तरीके से सेकंड का फाइनल और थर्ड का इनिशियल जुड़ गए। तो ये तीनों ही रजिस्टर R1 R2 R3 किसमें बोले जाएंगे? सीरीज में बोले जाएंगे। और इन तीनों के साथ मैंने ये जो वोल्ट मीटर लगाया है ये पैरेलल में बोला जाएगा, और ये जो अमीटर लगाया है ये सीरीज में बोला जाएगा। ये बैटरी लगी हुई है जो इसको एक आप कहोगे वर्क करने का एनर्जी देगा, और ये की लगा हुआ है। तो क्या एलिमेंट्स लगे ये आप समझ गए हो। अब आगे पढ़ो और इसको देखो। वैल्यू ऑफ करंट इन अमीटर इज सेम। वैल्यू ऑफ करंट जो अमीटर में मिलने वाली है वो आई ही मिलेगी। क्यों? क्योंकि सीरीज का रूल है, सीरीज सर्किट का ये रूल है कि करंट रिमेन सेम। सीरीज सर्किट में याद रखो आज के बाद, करंट कभी नहीं बदलता है, केवल और केवल सीरीज सर्किट में पोटेंशियल डिफरेंस बदलता है। यहां पोटेंशियल डिफरेंस V1 है, यहां V2 आएगा, यहां V3 आएगा, लेकिन सीरीज सर्किट में I रिमेन सेम, करंट सेम बना रहता है। ये रूल है एक सीरीज सर्किट का। यानी करंट की वैल्यू जो भी सप्लाई होगी यहां से वही यहां पहुंचेगा, वही फिर R1 में जाएगा, वही R2 में जाएगा, वही R3 में जाएगा। फिर V1 कितना हो जाएगा? I तो सेम जाएगा, बिल्कुल फैक्ट है, लेकिन रेजिस्टेंस तो R1 है ना, तो V1 हो जाएगा I इंटू R1। इसी तरीके से R2 क्या हो जाएगा? भाई I तो सेम है, बिल्कुल आई एग्री, तो I R2 हो जाएगा आपका V2, जो पोटेंशियल आपको R2 पे मिलेगा। इसी तरीके से पोटेंशियल जो डिफरेंस आपको R3 पे मिलेगा वो V3 होगा। वो कितना होगा? I तो सेम है, बस R3 आपको अलग मिल रहा है। यदि बाय द वे R1 R2 R3 तीनों सेम हो जाए तो पोटेंशियल भी तीनों में सेम हो जाएगा। ठीक है, लेकिन रेजिस्टेंस की वैल्यू यदि अलग है तो अलग अलग पोटेंशियल मिलेगा। लेकिन तीनों ही रजिस्टर्स में और रादर और भी जो एलिमेंट सीरीज में लगे हैं उन सब में करंट सेम रहता है। इसीलिए बोला जाता है कि सीरीज सर्किट में करंट सेम रहता है। लेकिन सीरीज सर्किट में बट क्या जाता है? डिवाइड क्या हो जाता है? वोल्टेज डिवाइड हो जाता है। इसीलिए सीरीज सर्किट को वोल्टेज डिवाइडर बोलते हैं। क्या बोलते हैं सीरीज सर्किट को? वोल्टेज डिवाइडर। जबकि पैरेलल सर्किट लेटर ऑन हम पढ़ेंगे, पैरेलल सर्किट करंट डिवाइडर होता है। तो ये वोल्टेज डिवाइडर सर्किट है, यहां पे करंट सेम रहता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है सीरीज सर्किट की जो आप सुनते चले। इसीलिए क्योंकि यहां पे अमीटर सेम करंट दिखाएगा चाहे कुछ भी हो जाए, इसलिए हम कंक्लूड कर सकते हैं कि सीरीज कॉम्बिनेशन में रजिस्टर्स में सेम करंट फ्लो होता है हर पार्ट में सर्किट के। ठीक है, इफ वी एड पोटेंशियल डिफरेंसेस अक्रॉस ईच, यदि हम यहां पे एक बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट हम लगा रहे हैं, हम एनर्जी कंजर्वेशन की बात कर रहे हैं। और एनर्जी कंजर्वेशन ने कहा है कि जितना वोल्टेज आप सप्लाई करोगे उतना ही आप कंज्यूम कर सकते हो। एनर्जी को ना तो आप क्रिएट कर सकते हो ना तो डिस्ट्रॉय कर सकते हो, सिर्फ कंज्यूम कर सकते हो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में। डिस्ट्रॉय करके कंज्यूम नहीं कर सकते या क्रिएट करके कंज्यूम नहीं कर सकते, सिर्फ एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में बदल सकते हो। ये एनर्जी का कंजर्वेशन है। तो यहां पे यदि आप सभी पोटेंशियल डिफरेंस को याद जोड़ोगे तो आप कह सकते हो कि सप्लाई इज इक्वल टू कंजम्पशन, ड्रॉप। तो जितना आप एनर्जी को क्रिएट करोगे उतना ही यूज करोगे। तो यहां पे सप्लाई एनर्जी V है और यूज की गई एनर्जी V1 V2 और V3 है। तो कैपिटल V किसके इक्वल हो जाएगा? ये जो मैंने V बोला है यहां पे वो V1 प्लस V2 प्लस V3 हो जाएगा। V क्या होगा? कैपिटल I करंट, और रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट में कैपिटल R मान लेता हूं। तो I और कैपिटल R, सपोज मैंने स्मॉल I यदि यूज कर लिया तो स्मॉल I यूज कर लो आप। यहां मैंने स्मॉल आई इंडिकेट किया, स्मॉल आई लिख लेते हैं। तो स्मॉल आई इंटू आर, V1 क्या होगा? स्मॉल आई इंटू R1। ये कैपिटल आई ले रहे हो तो कैपिटल आई ले लो। ठीक है, V2 क्या होगा? स्मॉल आई इंटू R2। V3 क्या होगा? स्मॉल आई इंटू R3। तो सब पहले अच्छे से दिखा दो और फिर आप यहां पे रख दो।
फिर आई कॉमन लोगे तो R1 प्लस R2 प्लस R3 दोनों तरफ से आई कट गया तो R आ गया, यानी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ गया, तीनों रेजिस्टेंस का सम। इसीलिए हम कह सकते हैं कि टोटल रेजिस्टेंस जो सिस्टम का होता है वो सम ऑफ द रेजिस्टेंस ऑफ ऑल द रजिस्टर होता है। और यदि यहीं पे n रजिस्टर में लगा दो तो ये n रजिस्टर का सम हो जाएगा आपका कैपिटल R। कैपिटल R यहाँ पे क्या है? कैपिटल R इज इक्विवेलेंट और टोटल रेजिस्टेंस या रजिस्टर बोल सकते हो, यहां पे रेजिस्टेंस बोलना चाहिए। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट है, ये सर्किट के द्वारा ऑफर किया गया टोटल रेजिस्टेंस है ये। तो ये बात आप ध्यान रखेंगे और आप याद रखेंगे कि सीरीज में क्या होता है, सभी रजिस्टर्स सम होके वैल्यू को देते हैं। तो ये इसका डेरिवेशन है जो आप समझ गए हो। आप एनर्जी कंजर्वेशन से बिगनिंग करोगे, आप बोलोगे कि जितनी एनर्जी आप दोगे उतनी एनर्जी ही यूज होगी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में। एनर्जी का कभी भी क्रिएशन या एनर्जी का डिस्ट्रॉय होना पॉसिबल नहीं होता है। एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। लेटर ऑन आप जब 12th क्लास में पढ़ोगे तो इसी चीज को हम किरचॉफ्स लॉ से डील करते हैं। किरचॉफ नाम के एक आप कहोगे कि साइंटिस्ट हुए हैं, पहले तो ये स्टूडेंट थे, 23 इयर्स के जब थे इन्होंने, तो किरचॉफ के इन्होंने 2 लॉ बताए थे। एक किरचॉफ का लॉ इन्होंने बताया था जिसको इन्होंने चार्ज पर डिपेंडेंट बताया था, और एक लॉ इन्होंने एनर्जी पर डिपेंडेंट बताया था। रादर इन्होंने ये बोला था पहले लॉ में कि एनर्जी पर क्या है, ये लॉ एनर्जी पर कंजर्वेशन दिखाता है। दूसरे लॉ को इन्होंने बोला था ये चार्ज पर कंजर्वेशन दिखाता है। पहले लॉ को इन्होंने यूज कर कहां किया था? केवीएल को सीरीज सर्किट में इन्होंने इसका यूज किया था। ठीक है, सीरीज सर्किट में हमें किरचॉफ का वोल्टेज लॉ मिलता है जो कि एनर्जी कंजर्वेशन बताता है, मैं ईसी लिख देता हूं। और दूसरा है चार्ज कंजर्वेशन बताने वाला केसीएल जो कि पैरेलल सर्किट में यूज होता है। तो अभी तो मैं ज्यादा डिटेल में आपको नहीं बता सकता क्योंकि आप 10th क्लास में हैं, तो 12th का वेट करें। हाँ, बस इतना याद रख सकते हैं कि इस 23 ईयर के छात्र ने एक रिसर्च पेपर पब्लिश करके इन किरचॉफ्स लॉ को एक्सप्लेन किया था। केवीएल किरचॉफ का वोल्टेज लॉ जो कि वोल्टेज डिवीजन पे काम करता है, और ये वोल्टेज डिवीजन सीरीज सर्किट में हो पाता है और यहां पे एनर्जी कंजर्वेशन लगता है। किरचॉफ का एक और लॉ है जिसे हम किरचॉफ करंट लॉ बोलते हैं जो पैरेलल सर्किट पे लगता है, और पैरेलल सर्किट में चार्ज कंजर्वेशन की बात होती है और जहां पे हम करंट के डिवीजन की बात करते हैं, और यहां पे करंट डिवीजन होता है जब ये किरचॉफ का करंट लॉ लगता है। ठीक है, अभी हम पैरेलल सर्किट में इस पर भी काम करेंगे, करंट को डिवाइड करेंगे हम। यहां पे करंट डिवाइड होता है, किरचॉफ का करंट लॉ जहां पे लगता है। ठीक, अभी आपको ये सब मेंशन नहीं करना, आपको ये सब मेंशन ना करके रादर आपको ये बताना एनर्जी कंजर्वेशन आप लिख सकते हो वर्ड, और जब आप पैरेलल सर्किट यूज करोगे तो चार्ज कंजर्वेशन वर्ड आप लिख सकते हो। चलिए मैं आगे काम करता हूं और ये समझाता हूं कि किस तरीके से यहाँ पे वोल्टेज का डिवीजन होता है। तो वोल्टेज डिवीजन समझाने के लिए मैं एक काम करता हूं, मैं यहाँ पे एक तो ले लेता हूं R1 और एक मैं दूसरा रजिस्टर ले लेता हूं R2। 2 रजिस्टर पे मैं वोल्टेज डिवीजन रूल आपको समझा रहा हूं। वैसे तो आपको यदि यहां पे वोल्टेज डिवीजन समझना है तो V1 मैंने बता ही दिया, IR1 होगा, V2 क्या होगा, IR2 होगा, V3 क्या होगा, IR3 होगा। अब यदि आपको वोल्टेज डिवीजन, हाँ ये सर्किट पहली बात तो ऐसे नहीं बनेगी जैसे मैंने बनाया है। क्यों भाई? क्योंकि ये सीरीज सर्किट है, मैंने जो बना दिया था वो पैरेलल बना दिया था। तो कैसे बनेगी? ऐसे, और दूसरा ऐसे। ये 2 रजिस्टर्स हैं जिन्हें मैंने एक वोल्टेज सोर्स से कनेक्ट कर दिया है। सपोज ये कैपिटल V वोल्टेज सोर्स है, तो किस तरीके से ये कैपिटल V डिवाइड होगा इसे आज हम सीखने जा रहे हैं, और अच्छे से सीखने जा रहे हैं। डिटेल से एनालाइज करवा रहा हूं मैं, ध्यान से देखो। पहले तो आप यहां पे ये बोलो कि इसने करंट सप्लाई किया I, और क्योंकि ये सीरीज सर्किट है तो यही I करंट यहां भी जाएगा और यही I करंट V2 में भी जाएगा। सीरीज सर्किट में करंट सेम रहता है। फिर मेरा दूसरा एनर्जी कंजर्वेशन, मैं ईसी लिख रहा हूं, आप एनर्जी कंजर्वेशन लिख लो। क्या कहता है एनर्जी कंजर्वेशन? जितना सप्लाई आप करोगे उतना ही आप यूज कर पाओगे। एनर्जी जितना आपने क्रिएट किया या एनर्जी में जितना आपने राइज किया उतना ड्रॉप करवा पाओगे। V क्या होता है? करंट सप्लाइड इनटू टोटल रेजिस्टेंस, मान लेते हैं कैपिटल R है, और V1 में I इंटू, यहां पे रेजिस्टेंस इसका मैंने R1 माना है, यहां रेजिस्टेंस R2 है, करंट कितना जा रहा है I, तो V1 कितना होगा I मल्टीप्लाइड बाय R1। V2 कितना होगा
I मल्टीप्लाइड बाय R2। इस पे कोई डाउट आपको नहीं होना चाहिए। यहां से यदि I कट जाए, I कॉमन लेके, तो R आपको मिल जाएगा R1 प्लस R2, जिसे हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बोलते हैं। ठीक, इसी का यूज करके मैं डिराइव कर सकता हूं कि मेरा V1 होना चाहिए, यही तो वोल्टेज डिवीजन है जिससे मैं V1 निकाल पाऊं। हालांकि मैं सजेशन नहीं दूंगा कि आप इस फार्मूला को रटो कि V1 क्या है, पर दो रेजिस्टेंस के लिए आप नहीं भी चाहोगे तो याद हो जाएगा। देखो कैसे याद हो जाएगा। I की वैल्यू मैं रख दूंगा, V1 है मेरे पास IR1, ठीक है, V1 है मेरे पास IR1, ठीक है। अब यदि आपसे मैं कहूं कि मेरे पास R1 कितना है, ठीक है, R1 कितना है, तो आप क्या बोलोगे? R1 कितना है मैं पूछूं तो आप क्या बोलोगे? तो यहां से चलो एक चीज मैं आपको क्लियर कर दूं और आपको मैं सिंपल बता दूं। तो ये मैंने इक्विवेलेंट बताया। अब एक काम मैं यहां पे और करता हूं जिससे चीज क्लियर होगी, आपको वोल्टेज डिवीजन करने में आपको आसानी होगी, समझ में आपको आ जाएगा। ये मैं क्या करता हूं, मेरा कांस्टेंट यहां पे क्या है, V मेरे पास क्या है, सपोज मेन वोल्टेज मेरे पास कैपिटल V है, जिसे मैं नहीं बदल रहा। I मैं कॉमन ले रहा हूं, फर्स्ट इक्वेशन के पहले वाले स्टेप से काम कर रहा हूं मैं। तो यहां से मैं कह सकता हूं कि V इज इक्वल टू I टाइम्स R1 प्लस R2 है, ये बोल सकता हूं मैं। तो यहां से मुझे I की वैल्यू मिल जाएगी, I की वैल्यू मिल जाएगी V डिवाइड बाय R1 प्लस R2। ये मुझे I मिल गया है, जो फिक्स है, कांस्टेंट है, इस I में कोई चेंज नहीं हो रहा है। अब यदि मुझे V1 चाहिए तो V1 होता है I मल्टीप्लाइड विद R1, क्योंकि I तो चेंज होना नहीं है, तो I की जगह मैं रख दूंगा V डिवाइड बाय R1 प्लस R2, और R1 तो आप यूज कर ही दोगे क्योंकि इनटू में R1 है। तो यहां से जो रिजल्ट आया, यानी ये आपको पहले वोल्टेज पे वैल्यू निकालना है वोल्टेज की, तो आप ऊपर R1 रखो। ये दो रजिस्टर के लिए वैलिड है रूल। कितने रजिस्टर के लिए वैलिड है? 2 रेजिस्टेंसेस या रजिस्टर्स के लिए। तो यदि आपको पहले पे निकालना है कि कितना वोल्टेज आएगा, तो मेरा रूल कहता है कि आप R1 रखो ऊपर, जिस रजिस्टर पे काम कर रहे हो वो ऊपर, और टोटल सम रखो नीचे, और टोटल वोल्टेज कर दो इनटू। इसी तरीके से V2 होगा IR2, और जब आप I की वैल्यू रख दोगे V डिवाइड बाय R1 प्लस R2, यहां इनटू होगा R2 का, तो V2 आपको मिल रहा होगा। यदि आपको वोल्टेज सेकेंड रेजिस्टेंस पे चाहिए तो सेकेंड रेजिस्टेंस की वैल्यू ऊपर रखो, टोटल रेजिस्टेंस की वैल्यू, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू नीचे रखो, और इनटू किसका कर दो? टोटल वोल्टेज का। तो ये वोल्टेज डिवीजन रूल है जो वोल्टेज बताता है कितना डिवाइड होगा। अदरवाइज आप इतना भी कर सकते हो कि सिर्फ करंट I निकाल लो, R1 पता ही है, I इंटू R1 करो V1 मिल जाएगा, I इंटू R2 करो V2 मिल जाएगा। बाय द वे, किसी क्वेश्चन में V दे दे और V के साथ साथ R1 दे दे तो जबरदस्ती हम I क्यों निकालें? हम डायरेक्ट निकाल सकते हो क्या, ये R1 डिवाइड बाय R1 प्लस R2 इंटू V V1, और R2 डिवाइड बाय R1 प्लस R2 इंटू V आपको मिल जाएगा V2। तो इस तरीके से भी आप वोल्टेज डिवीजन की बात कर सकते हो। किस सर्किट में? सीरीज सर्किट में। तो समझ गए होगे, उम्मीद यही है। अब हम लोग कुछ क्वेश्चन ले लेते हैं क्विकली, और आज की क्लास में जो भी पढ़ा है उसको एनालाइज भी कर लेते हैं और क्वेश्चंस के थ्रू समझ भी लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि 3 रजिस्टर्स हैं। पहला रजिस्टर है 2 ओम का, फिर एंड टू एंड दूसरा रजिस्टर कनेक्ट है 3 ओम का, फिर एंड टू एंड तीसरा रजिस्टर है 5 ओम का। तो ये रजिस्टर भाई यदि सीरीज में कनेक्टेड है तो इनको रिस्पेक्टिवली हम R1, R2 और R3 नाम दे देते हैं, और हम चलते हैं अपने फार्मूला में। तो क्या फार्मूला कहता है? R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। तो सीरीज में वही ये जुड़ते हैं, सिंपल जुड़ जाते हैं। बस इतना हमें यदि पता है तो हम तुरंत रख देंगे। R1 की जगह हम रख देंगे 2, R2 की जगह हम रख देंगे 3, और R3 की जगह हम रख देंगे 5, और यूनिट रखना हम नहीं भूलेंगे। तो क्या आ गया ये? 3 2 5 5 10। 10 किस यूनिट में? ओम में आएगा। तो 10 ओम इज योर आंसर। 1 या 2 मार्क्स में मिलते हैं ऐसे क्वेश्चन, लेकिन यूनिट वगैरह का ध्यान रखना जरूरी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। इफ 4 रेजिस्टेंस ईच ऑफ 1 ओम, 1 ओम यानी सेम वैल्यू के 4 रेजिस्टेंस आपने यूज किए। तो यहां पे एक आप रूल भी समझ लो कि यदि आप सेम रेजिस्टेंस के सभी रजिस्टर यूज करते हो, यहां देखो, यदि ये भी R का है, ये भी R का है, तो कैपिटल R क्या मिलेगा? N रजिस्टर यदि आपने सेम के यूज किए तो N इंटू R मिल जाएगा बस। ठीक है, R इक्विवेलेंट क्या मिलेगा? N इंटू
R मिल जाएगा। तो इतना याद रखो आप। तो यहाँ पे यदि सेम वैल्यू के यूज किए हैं तो टोटल इक्विवेलेंट क्या होगा, 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1, यानी आप सिंपली 4 यूज किए हो तो 4 इंटू R, ये R इक्विवेलेंट लिख देता हूं मैं। R की वैल्यू क्या है यहाँ पे 1 ओम है, तो 4 इंटू 1 यानी सिंपली आपने 4 ओम टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस यहाँ पे डेवलप किया है। चलिए एक क्वेश्चन और करवाता हूं मैं, ऐसे करते हैं। यहां पे सबसे पहले तो आपको टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बताना है। R बोल देता हूं मैं, जैसे R1, मैं डायरेक्ट R1 की वैल्यू लिख देता हूं, R2 3 और R3 2, 5 और 3 8 और 2 10 ओम आपको यहां पे टोटल रेजिस्टेंस मिला। टोटल रेजिस्टेंस पता चल गया, टोटल V पता है 10 वोल्ट, यानी इस सर्किट को यदि आप बदलना चाहो तो ये सर्किट अब बदल चुकी है। यहां पे टोटल आपको पता चल गया 10 ओम, यहां पे टोटल पता चल गया 10 वोल्ट। तो क्या होता है ये सर्किट, ये प्लस टर्मिनल है, माइनस टर्मिनल है, ऐसे करंट फ्लो हो रहा है। क्या होता है करंट, V इज इक्वल टू आई आर, तो I इज इक्वल टू होता है V बाय आर। और राइट नाउ हमें V पता है 10 और R भी पता है 10, दोनों हमें SI यूनिट के फॉर्म में ही पता है, वोल्ट और ओम में रिस्पेक्टिवली। तो यहां से हमें पता चल गया 1 एम्पियर का करंट फ्लो होगा इस सर्किट में। और यदि आज की कंडीशन में आपको यह पता चल गया है कि सर्किट में 1 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है, तो क्या आप V1 नहीं बता सकते, बिल्कुल बता सकते हो। V1 होता है I इंटू R1, I की जगह 1 रखोगे, R1 की जगह 5 रखोगे, सिंपली 5 एम्पियर का करंट ही फ्लो होगा। 5 एम्पियर का करंट फ्लो नहीं होगा, करंट तो 1 एम्पियर ही सेम बना रहेगा। हाँ, वोल्टेज जरूर कितना मिल जाएगा, 5 वोल्ट का। तो करंट बेटा सेम रहेगा, करंट गलती से बोल दिया था मैंने, तो यहाँ पे 5 वोल्ट आपको मिलेगा। V2 चाहिए तो I इंटू R2 करोगे, करंट तो सेम बना रहना है, सीरीज सर्किट है, कितना सेम बना रहना है 1 एम्पियर, R2 आपका 3 है तो 3 वोल्ट ही आपको मिल जाएगा, रेजिस्टेंस के बराबर ही। V3 कितना मिलेगा, IR3 होगा वोल्टेज, और I तो आपका 1 एम्पियर ही है, R3 आप 2 रख दोगे तो 2 वोल्ट मिल जाएगा। तो रिस्पेक्टिवली आपने V1, V2, V3 भी निकाल लिया, I भी निकाल लिया, तो जो जो पैरामीटर इंडिकेटेड थे आपने निकाल लिए। तो आज की क्लास में चलिए इतना ही करते हैं। उम्मीद है कि आपने हर चीज समझ लिया है। इस टाइप के क्वेश्चन आप चाहें तो करें खुद से लेकर, और या तो इन्हीं तीनों को अच्छे से करें, पूरा समझें। कल की क्लास में मैं आपको पैरेलल सर्किट समझाता हूं और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करके मैं उस पर काम करूंगा। इसके बाद में कुछ और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस मिक्स्ड सर्किट के नेक्स्ट वीडियो में ले लूंगा। ठीक है, चलिए आज की क्लास एंड कर दिया जाए। थैंक यू क्लास।